नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 26 फरवरी से 5 मार्च तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप जानते हैं, अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, What is the rank of India in the International Intellectual Property Index? मीन्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो सी आंसर में आपका है ऑप्शन ए 42। जी हाँ, इसमें इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 42 है, अभी जो आया हाल ही में आया है। तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो आपको बता दें कि इंडिया की जो रैंक है 42 रही है, किसमें लगभग 55 ग्लोबल इकोनॉमीज जो बात करें, 55 टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज की वो बात करें, उसमें जो इंडिया की रैंक रही है वो 42nd रही है। ठीक है, कौन सी रैंक रही है? 42nd रैंक। आपको बता दें कहाँ पे, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में रही है। और इससे किसने द्वारा रिलीज करा गया ये रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट रिलीज करी है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा रिलीज करी गई है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन दो कई बार ऐसा है, रैंक ना पूछ के ये पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है। तो क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट किसने रिलीज कर दी, तो आप बताएंगे ये रिपोर्ट रिलीज करी है किसने? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा रिलीज करी गई है। ठीक है, और बता दें इसमें जो टॉप स्टेट रहा है, जिसमें जो टॉप कंट्री रही है वो है यूनाइटेड स्टेट्स रहा है। यूनाइटेड स्टेट टॉप नंबर पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन में रहा है 2023 के इंडेक्स में। वहीं सेकंड नंबर पे कौन रहा है? यूके। और थर्ड नंबर पे फ्रांस रहा है इस पूरी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, और इसमें जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया साइज एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस आर ग्रोइंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज, मतलब विश्व स्तर पर भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है। ये बात कहा गया है इस रिपोर्ट के द्वारा कही गई बात। ठीक है, तो ये हमारी रैंक गिर गई, पिछले साल से हम गिर गए हैं। पहले पिछले साल हमारी 41 या 40th रैंक थी, और वो अब गिर के 42nd हो गई है। ठीक है, पर चलता है, चलो कोई बात नहीं, तो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि भारत की आईपी संचालित नवचार, जिसे हम कहते हैं, के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने की मांग कर रहे उभरते बाजार के लिए एक नेता बनाने के लिए तैयार है। मतलब कौन? भारत। अब हम अपने आप को आपको बता दें, ये जो एनुअल रिपोर्ट है इसे कंपाइल करी गई है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा लाई गई है। और आपको बता दें, इसका जो मेन इंडेक्स का जो मेन एम होता है वो होता है हेल्प गाइड नेशंस टूवर्ड अ ब्राइटर इकोनॉमिक फ्यूचर मार्क्ड बाय ग्रेटर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेटिवनेस। मीन्स क्या हो गया इसका जो उद्देश्य है, इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य होता है वो होता है अधिक नवचार, मतलब एक क्या नाम है, आप इनोवेशन कह दें, है ना, रचनात्मक इनोवेशन जो हो गया। और अधिक नवचार मतलब हो गया कि अधिक नवचार हो गया आपको गाइडेंस की तरह, एक गाइड करना, एक बताना कैसे आप अच्छा कर सकते हो, अपने देश में अच्छे से अच्छी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हो, है ना। प्रतिस्पर्धात्मक द्वारा चिन्हित एक उज्जवल आर्थिक भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करने वाला ये एक रिपोर्ट इसलिए दी जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपको बताना है मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो सेंसेस में आपका है ऑप्शन सी हरि बालकृष्णन। जी हाँ, आप फोटो देख सकते हैं ये है हरि बालकृष्णन जी। इनको मिला है क्या? मार्कोनी प्राइज 2023। ठीक है, आप याद रखिए, चेहरा देख लीजिए इनका और इनका नाम याद करिए। क्या नाम है इनका? हरि बालकृष्णन। ठीक है, चलिए आपको जानकारी दे दें। तो आपको बता दें, कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन बालकृष्णन को 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जो बालकृष्णन जी हैं, इन्होंने बताया है कि वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में मौलिक योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। मतलब क्या हुआ, इनका ये अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है फॉर फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस टू वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है।
ठीक है। आपको बता दें कि जो मार्कोनी प्राइज़ है वो टॉप ऑनर है, मतलब सबसे शीर्ष सम्मान है किसके लिए? कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए सबसे टॉप ऑनर प्राइज़ कौन सा हो गया? मार्कोनी प्राइज़ हो गया। ठीक है, कौन सा प्राइज़ हो गया? मार्कोनी प्राइज़ हो गया। और इसे अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया जाता है यूएस बेस्ड एक मार्कोनी फाउंडेशन है, उनके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यही उन्होंने ये उन लोगों ने जो है ना, उन लोगों को यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब ये अवार्ड किनको दिया जाता है? जो लोग अब अच्छा सिग्निफिकेंट वर्क करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और क्या नाम अपनी मेहनत दिखाते हैं किसमें? डिजिटल इंक्लूसिविटी, ठीक है, और एडवांस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इन सभी के अंदर अपनी जो अच्छे से अच्छे योगदान करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वेयर हैज द परशु कन्नड़ दिमावा कल्चरल फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। मतलब क्या हुआ हिंदी में कहें तो पीएम मोदी द्वारा बिरसू कन्नड़ दिमावा संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर ये आपका महोत्सव है, उसका शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जी इसका शुरुआत करी गई है। और आपको जानकारी दे दें तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में बिरसू कन्नड़ दिमावा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जो बिरसू कन्नड़ दिमावा कल्चरल फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कर्नाटका का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है और हिस्ट्री है उसको दिखाने के लिए, या उसका उत्सव मनाने के लिए ये क्या है? महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है, और किसने आयोजित किया है ये? इस बार इसकी शुरुआत किसने करी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है। और इसका मोटिव क्या होता है? जो कर्नाटका का कल्चर होता है, कर्नाटका का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है और जो उसकी हिस्ट्री है, या कहते हैं इतिहास, परंपरा और संस्कृति जो है, उन सभी को दर्शाने के लिए और उसका उत्सव मनाने के लिए हम ये अपना उत्सव मनाते हैं। ठीक है, फिर आपको बता दें ये जो है ये प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृष्टिकोण का अनुरूप भी है। यही इसको ही भगवान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको जो एक उनका मोटो है या एक दृष्टिकोण है, उनका विजन जो है वो क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो दृष्टिकोण है उसको ये आपका आगे बढ़ाता है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान के आयोजित होने वाला यह उत्सव सैकड़ों कलाकारों, नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के माध्यम से कर्नाटक की संस्कृति विरासत प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। मतलब इसमें क्या होगा? हम तो क्या अभी हम मना क्या रहे हैं? अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम इसमें जो आपका महोत्सव हो रहा है उसमें हम जो कर्नाटका के जो कल्चरल हेरिटेज, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, पोइट्री, इन सभी को हम क्या है शोकेस करेंगे, मतलब दिखाया जाएगा इस महोत्सव के अंदर और उसको क्या ना मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, Who has launched the neutral citation system for the judgments of the Supreme Court? Means सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के लिए तटस्थ प्रस्तुत पत्र प्रणाली किसने शुरू की है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। जी हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है करंट के। तो इन्होंने शुरू किया है क्या? नेचुरल सिटिजन सिस्टम शुरू किया है किसमें? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोटो इनका और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों
का हवाला देते हुए एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णय के तटस्थ उदाहरण मतलब नेचुरल सिटेशन शुरू किया है। ठीक है, इसमें बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी एक क्या नाम है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया था कि शीर्ष अदालत में निर्णयों की पहचान करने और उसका हवाला देने के लिए एक समान विश्वसनीय सुरक्षित प्रणाली की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं। अर्थात आपका जो नेचुरल सिटेशन है, ये किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल सिटेशन सिस्टम, या हिंदी में कहते हैं तटस्थ उदाहरण प्रणाली के ये सभी निर्णयों का हवाला देने का एक समान क्या है, एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए आपका शीर्ष अदालत ने या कहते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में किसने करा है, तो DY चंद्रचूड़ जी ने करा है। और ये कौन है, ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन आता अगला, किस फिल्म ने छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, RRR। जी हाँ, जो RRR मूवी है आपकी, इसने जीता है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है। कहाँ पे, 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड के अंदर। ठीक है, आपका 6th HCA हुआ था, इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है किसने, RRR ने। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें इसके बारे में। तो SS राजामौली के निर्देश में बनी मूवी है कौन सी, RR। इसने जीता है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है वो फिल्म के डायरेक्टर राजामौली और उनके एक्टर जो हैं, उस एक एक्टर जो हैं रामचरण, उनके द्वारा ये अवार्ड लिया गया है। ठीक है, गर्व और खुशी के साथ। और ये आपको बता दें इनको 3 अवार्ड और मिले हैं, मतलब RR मूवी को 3 अवार्ड और मिले हैं। कौन कौन से 3 अवार्ड मिले हैं, तो वो और बता देता हूँ आपको। इनको 3 अवार्ड और मिले हैं, कौन कौन से, बेस्ट एक्टर फिल्म, बेस्ट स्टंट्स और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ये 3 अवार्ड और मिले हैं। टोटल इनको कितने, 4 अवार्ड मिले हैं इस मूवी को, किसमें, आपको 6th HCA के अंदर। ठीक है, तो इसमें 4 अवार्ड मिले हैं। 4 अवार्ड कौन कौन से हो गए, पहला हो गया आपका बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। ठीक है, दूसरा हो गया बेस्ट एक्टर फिल्म। ठीक है, वो बेस्ट एक्शन फिल्म। तीसरा हो गया बेस्ट स्टंट, है ना, और चौथा हो गया आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ये 4 इनको अवार्ड मिले हैं किसमें, 6th HCA उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO भी कहते हैं, के बाहरी लेख परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू, आप देखते हैं ये फोटो है उनका। और आपको बता दें गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी इस टाइम करंट कैग है इंडिया के। कौन है, कैग है इंडिया के, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको जानकारी दे देते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा है जनेवा के अंदर, उन्होंने चूज करा है किसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग को चूज करा है फॉर इट्स एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर 4 ईयर, मतलब 4 साल के लिए। कब तक के लिए, 4 साल के लिए। कौन से ईयर के लिए, 2024 से लेकर 2027 तक के लिए। ठीक है, इन्हें चूज किया गया है, किसको, कैग को चूज किया है। हमारी जो भारतीय कैग जो है उसके लिए चूज किया है ऑडिटिंग के लिए। मतलब आप जानते हैं ना, हर चीज़ के ब्यौरा रखना चाहिए, कोई भी काम हो रहा है कैसा काम हो रहा है, कि कितना खर्चा किया गया है, अगर कोई काम किया जा रहा है उसमें कितना खर्चा हुआ, कहाँ से रुपये आया, कहाँ रुपये गया, इस पूरी जानकारी रखनी होती है ना। तो ये कौन देखता है हमारे यहाँ, ये सब चीज़ जो सरकार कोई भी काम, नियम कायदे कानून लेके आती है, या फिर क्या कोई भी आपका बिल लेके आती है या कोई योजना लेके आती है, इन सभी योजनाओं पर नज़र कौन रखता है, कैग रखता है, हमारा कैग रखता है ना। क्योंकि सरकार कोई गलत काम ना करे या सरकार गलत रुपयों का गलत इस्तेमाल ना करे, इस सभी का ध्यान रखने वाला कौन है, कैग है। तो ऐसे ही क्या नाम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए भी उन्होंने क्या करा है, उनके वहाँ भी जो सारी रिपोर्ट, सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं, रिपोर्ट आती है, पैसा आता है, पैसा जाता है, उनके यहाँ भी है ना, योजनाएं आती हैं, योजना बनती हैं, योजनाओं में पैसा लगता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है, उनको भी देखना पड़ता है कि रुपये मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो उसकी जानकारी के लिए क्या है, उन्होंने कैग, इंडिया की जो कैग है उसको हायर किया, बोले आप हमारे यहाँ आ जाइए और आप हमारा भी ऑडिट कीजिए, मतलब आप भारत का करिए पर हमारा भी ऑडिट कर दीजिए। ठीक है,
और इस टाइम कैग कौन है इंडिया के, तो इंडिया के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है, याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको बता दें सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपींस ऑफ द करंट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO, मतलब इस टाइम जो करंट, मतलब अभी तो इंडिया हो जाएगा ना, अभी हुआ नहीं है, तो इंडिया अभी कौन है, अभी फिलीपीन के जो कैग हैं वो हैं इस टाइम ऑडिट कौन कर रहा है ILO को, तो ILO को ऑडिट कर रहा है फिलीपींस की जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट जो है उसका, फिलीपींस का, वो ऑडिट कर रहा है। अब इसकी जगह कौन ले लेगा, इंडिया ले लेगा, रिप्लेस कौन कर देगा, कैग रिप्लेस कर देगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है, तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है। आप देखते हैं फोटो इसका। और आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार महिला T20 विश्व कप जीता है। उन्होंने न्यूजीलैंड में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हरा दिया था, और क्या है, ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, ठीक है। उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी थी, इन्होंने 6 विकेट पर 156 रन बनाकर 74 रन 156 रन पर 74 रन बनाए उन्होंने, मतलब उनकी जो पूरी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उन्होंने टोटल 156 रन बनाए 6 विकेट पे, ठीक है। और बेथ मूनी ने टोटल 74 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया पारी के लिए, ठीक है, और इन्होंने क्या अपनी टीम को जिता दिया। और आपको जानकारी दें कि महिला T20 विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई टीम की यह 6वीं जीत है, और 2018 से 2020 में उनकी जीत के बाद कप्तान मैग लेगिन के नेतृत्व में टूर्नामेंट जीतने की हैट्रिक पूरी है। मतलब ये लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतेंगे, 2018, 2019 और 2020, ठीक है, ये लगातार जीते हैं ये लोग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया प्रीवियसली विक्ट्रीज, उनमें पहले कौन कौन जीते गए, तो आप याद रखिएगा 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, ये और जीत चुके हैं, ये आपके 5 और जीत और 6ठा अब जीत लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये इनकी हैट्रिक हो गई है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है किस राज्य में पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है। मतलब ये बात पूछा जा रहा है इसमें कि इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बीन बिल्ट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, उनमें बताना आपको कि पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, असम के अंदर। जी हाँ, असम के अंदर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ पे, असम के अंदर, याद रखिएगा। ये उसका उद्घाटन करते हुए कौन, हेमंत बिस्वा, असम के CM, ठीक है। तो आपको बता दें कामरूप एक मेट्रोपॉलिटन जिला है के अंतर्गत सोनापुर के डोमारा पथार में पूर्वोत्तर भारत में पहली बार कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना, मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसका शिलान्यास कर दिया गया है, मतलब क्या हो गया, आपका फाउंडेशन स्टोन, मतलब उसका क्या नाम है, शुरुआत करते हैं, उसका नींव का पत्थर रख दिया गया है, ऐसा समझ लीजिए। इसके मतलब इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में थे इस असम के मुख्यमंत्री, इनका नाम है हेमंत बिस्वा थे, ठीक है। और आपको बता दें ये जो प्लांट है इसे बना रहे हैं पंकज गोगोई और राकेश दुबे की कंपनी है। कौन सी, रेड लेमन टेक्नोलॉजीज। ये क्या है, ये लोग, आप याद रखिएगा कौन, रेड लेमन कंपनी का नाम याद रखिएगा, रेड लेमन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी क्या है, ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बना रही है। इसके तहत ये क्या करेंगे, ये पर डे 5 टन जो है प्रोडक्शन करेंगे, कैपेसिटी करेंगे, किसका, कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो म्यूनिसिपल का सॉलिड वेस्ट होता है और कैटल का मेन होता है, जो क्या नाम है, पशु खाद जो होती है, एक तरह से जो डग होता है या फिर कहते हैं गोबर जो होता है, उन सभी को कंप्रेस करेंगे, उन सभी को क्या ये प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करके जो इनकी जो कैपेसिटी, इस प्लांट की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 5 टन पर डे का प्रोडक्शन करेंगे इस कंप्रेस्ड बायोगैस का ये लोग, ठीक है। ये प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। अब ये प्लांट बनके तैयार कब होगा, तो ये प्लांट बनके इसी साल नवंबर में बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। नवंबर में बनके ये प्लांट तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये बनके जैसे ही बनके तैयार होगा, तैयार होते ही ये 5 टन पर दिन के हिसाब से बायोगैस क्या नाम है अपना जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर के अंदर आपका 14th एडिशन ऑफ नेशनल कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या कह दें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजित किया जा रहा है। कब ये आपका चलेगा 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। ठीक है, किसके कहाँ चलेगा? डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम बीकानेर में चलेगा। ठीक है, और आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो वही यहाँ पे ये दे रखा, बता रखा है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इसका जो मेन एम होता है, या फिर आप कह दें इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है प्रमोट करना, मतलब आपका बढ़ावा देना किसको? नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, और कल्चरल एक्सचेंज मतलब संस्कृति का आदान प्रदान को ये क्या है बढ़ावा देते हैं ये लोग। ठीक है, इस महोत्सव का मेन मोटिव होता है ये। और आपको बता दें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, भगत सिंह कोश्यारी द्वारा करा जाएगा। कहाँ पे करा गया है? कहाँ पे? आज़ाद मैदान मुंबई के अंदर किया गया है। ठीक है, और आपको बता दें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज का आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने जीता है सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, आप फोटो देखते हैं ये, और आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो हॉकी मध्य प्रदेश को 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया, जिसमें हॉकी महाराष्ट्र को आंध्र प्रदेश के काकीनाड में चैंपियनशिप गेम में 5-1 से हराया। मतलब इन्हें क्या है, जो फाइनल मैच हो रहा था, फाइनल मैच में हॉकी मध्य प्रदेश की जो टीम थी उन्होंने हॉकी महाराष्ट्र की जो टीम थी उसको हरा दिया। ठीक है, कितने? 5-1 से हरा दिया, और ये क्या है, खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, आपको बता दें हॉकी जो झारखंड है उसने अपना क्या है 3rd पोजीशन होल्ड कर ली। किसको हरा के? हरियाणा को हरा के अपनी 3rd पोजीशन होल्ड कर ली इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो आपके इस गेम की कुछ जानकारी हाई की पॉइंट्स कहते हैं वो बता दें आपको कौन कौन से हो गए आपके। जो आप याद रखें कि जो सोनल मिंज है जो कि कैप्टन है किसकी? हॉकी झारखंड की, उन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। और प्रतिभा आर्या ये बेस्ट आपका डिफेंडर मिला है, ये हॉकी मध्य प्रदेश की टीम की मेंबर हैं। और मानश्री नरेंद्र शेगड़े ये इन्हें बेस्ट मिडफील्डर का अवार्ड दिया गया है, मिस फील्डर का वो दिया गया है टाइटल। और ये कौन सी टीम से हैं? हॉकी महाराष्ट्र टीम से है। और अलबेला रानी टोपो इनको दिया गया है बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर का वो टाइटल। और ये कौन सी टीम से हैं? हॉकी झारखंड से टीम से हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। और ये इन्हें बताना याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं आजकल थोड़े बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, शिमोगा एयरपोर्ट। जी हाँ, आप देखते हैं ये एयरपोर्ट, ये शिमोगा एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और इसका बहुत भव्य एयरपोर्ट है ये, और अच्छा एयरपोर्ट बना है ये। ठीक है, आप देखते हैं फोटो में, देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो सोचो रियलिटी में कितना अच्छा होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है FICCI के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI किसे बनाया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, शैलेश पाठक। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो, ये शैलेश पाठक जी हैं, इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है FICCI का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो थोड़ा जानकारी दे दें आपको मैं तो FICCI के बारे में। तो FICCI को फाउंड किया गया था 1927 के अंदर। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, फाउंडर कौन है FICCI के? तो घनश्याम दास बिरला इसके फाउंडर हैं। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं संजीव मेहता। कौन प्रेसिडेंट है इसके करंट? संजीव मेहता उसके करंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है
G20 की, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 मतलब महिला वुमेन 20 या महिला 20 की बैठक में वुमेन 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, संभाजी नगर। जी हाँ, संभाजी नगर के अंदर वुमेन्स 20 जो है उसकी पहली बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पे? संभाजी नगर में, संभाजी नगर के अंदर। ठीक है, तो आपको जानकारी दें, महाराष्ट्र में W20 की 2 दिवसीय स्थापना बैठक आज छत्रपति संभाजी नगर में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत आधिकारिक सगाई समूह है। ठीक है, आपको बता दें इसमें लगभग 115 वुमेन डिग्नेटरीज थी। लगभग कहाँ से थी? मेंबर कंट्रीज थे, गैस कंट्रीज थे और स्पेशल इन्विटीज थे। इसमें मतलब हम जो G20 के मेंबर्स हैं उन कंट्री की जो जितनी भी इम्पोर्टेंट वुमेन्स थी वो आई थी। गैस कंट्री जो मतलब मेहमान जो कंट्रियाँ होती हैं ना, उनको हमने बुलाया था, उनके वहाँ से वो आई थी, वुमेन्स आई थी। और साथ ही कुछ स्पेशल इन्विटीज जिनको हमने स्पेशल इन्विटेशन दिया था इसके लिए, उन वहाँ से भी वो क्या नाम वुमेन्स आई थी और इस मीटिंग को अटेंड करा। टोटल 150 लगभग वुमेन्स डिग्नेटरी यहाँ अवेलेबल थी इस बैठक के अंदर। ठीक है, और इसमें आपको बता दें जो W20 है इसकी चेयरपर्सन कौन थी? तो इसकी चेयरपर्सन थी आपकी संध्या पुचेरा। कौन चेयरपर्सन था इसके G20 वुमेन का? वुमेन 20 का चेयरपर्सन कौन था? तो वो थी डॉक्टर संध्या पुचेरा जी। ठीक है, और इन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया था कि जो W20 की समूह की स्थापना बैठक के दौरान 6 शस्त्रों और 2 विशेष महत्वपूर्ण शस्त्रों में भारत द्वारा निर्धारित 5 प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा हुई है इसमें। ठीक है, इस बैठक में चर्चा हुई थी, उन्होंने ये जानकारी दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? सॉरी, डायरेक्टर ऑफ जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, RS रीन। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो, लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। ठीक है, आप देखते हैं फोटो उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब क्या हुआ? बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, संजय जिंदल। जी हाँ, संजय जिंदल जो कि जिंदल ग्रुप्स के वो भी हैं, चेयरमैन हैं, उनको सम्मानित किया गया है बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक है, ये वहाँ पे पूरा एक अवार्ड समारोह चल रहा है, उसमें दिया गया है ये अवार्ड। और आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो आपको बता दें JSW जो जिंदल स्टील ग्रुप जो है, जिंदल स्टील वर्क जो है ग्रुप जो है पूरा, इनके जो अध्यक्ष हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन? संजय जिंदल। इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको बता दें जो इसे इनको जो चुना गया है वो 7 लोगों की, मतलब 7 लोगों की एक ज्यूरी बैठी थी, एक पूरी पैनल बैठी थी। उस पैनल के जो हेड थे, वो हेड कौन थे? ICICI बैंक के फॉर्मर चेयरमैन KV कामनाथ जी इसके हेड थे। इनकी जो 7 लोगों की पूरी ज्यूरी थी, इन्होंने डिसाइड करा कि जो संजय जिंदल जी हैं इनको क्या है दिया जाए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने बहुत कई सारे सेक्टर्स में काम किया। कौन कौन से हो गए आपके? स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेंट, इन सभी सेक्टर्स में वर्क करा और टोटल इनसे जो रेवेन्यू जनरेट करा है ना, इनसे जो उन्होंने जो रुपए जनरेट करा, पैसे जनरेट करा, वो कितना करा था? टोटल $22 मिलियन, 22 बिलियन US डॉलर। कितना? 22 बिलियन US डॉलर्स इन्होंने जनरेट किया पूरे इन सभी कार्यों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी। राइज अप बेबी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा है पेप्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है?
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया है ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसका थीम क्या आप याद रखेंगे तो वो है बिल्डिंग ए बेटर लाइफ स्टॉक इकोसिस्टम। ठीक है, ये इसकी थीम है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा हैदराबाद में पशुधन डेयरी पशुपालन क्षेत्र में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप्स के लिए 28 फरवरी 2023 को ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। आपको बता दें, इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। किसने करा? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने करा था इसका उद्घाटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी निकोल फॉक्स। जी हाँ, आप जहाँ देखते हैं फोटो है, ये इंडियन और ये इंडियो अमेरिकन है, ये इनका नाम है निकोल फॉक्स। इनको अपॉइंट किया गया है साइंस चीफ ऑफ नासा। ठीक है, किसका? नासा जो है नेशनल स्पेस एजेंसी है ना, नेशनल स्पेस एजेंसी, इसके जो साइंस चीफ हैं उससे अपॉइंट किया गया है। किसे साइंस चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? निकोल फॉक्स को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आप देखते हैं फोटो उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है मुलेठी की खेती को व्यवस्थित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको बताना भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है जिसने मुलेठी की खेती की क्या नाम है आपकी कल्टीवेशन शुरू कर दिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य बन गया है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी, या कहते हैं लिक्योराइस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? लिक्योराइस कहते हैं इसको इंग्लिश में, या कहते हैं मुलेठी, हिंदी में मुलेठी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आपको जानकारी दे दें, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए मुलेठी की एक व्यावसायिक खेती शुरू की है। ठीक है, आपको बता दें मुलेठी जिसे आमतौर पर मुलेठी के नाम से ही जाना जाता है, या आप कह दें लिक्योरोस को, जिसे हम नोन एज मुलेठी कहते हैं, है ना, एक मीठी स्वाद वाली बारहमासी झाड़ी है ये, कि मतलब झाड़ी टाइप की होती है। आपने ना ये आपको फोटो दिखाया, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ये मीठी होती, कैसी होती है खाने में, कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है? मीठा मीठा टेस्ट होता है उसका। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसीरिजा ग्लाब्रा। ठीक है, ग्लाइसीरिजा ग्लाब्रा इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका नाम ही क्या है? ग्लाइसीरिजा ग्लाब्रा इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है इसमें, बताना है कह रहा हूँ मैं, इसमें और जानकारी दें आपको तो बता दें कि जड़ों में ग्लाइसीरिजिन की उपस्थिति के कारण मीठा स्वाद होता है इसके अंदर। किसके अंदर? इसका आपका मुलेठी के अंदर, जो सुक्रोज से भी 50 गुना अधिक मीठा होता है। आप जानते हैं सुक्रोज से भी 50 गुना अधिक मीठी होती है। ठीक है, और आपको बता दें इसका जो ट्रेडिशनली इसका जो यूज़ होता है, वो यूज़ होता है मेडिसिन में, इन आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेद में इसका यूज़ बहुत किया जाता है। इसे हम कहते हैं क्या? युधिष्ठिम यथी मधु, क्या कहते हैं? यथी मधु कहते हैं, क्या कहते हैं? यथी मधु कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको बताना है कौन बन गए हैं न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी राजेश मल्होत्रा। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं इनका, ये है राजेश मल्होत्रा जी, ये बन गए हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। ठीक है, चलिए आपको और जानकारी दे इसके बारे में, इसके तैयार करके अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। तो अब आपको बताना है 8वें रसायनी संवाद के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन है? तो आपको बताना है हु इज द चीफ गेस्ट एंड की नोट स्पीकर इन 8th रायसीना डायलॉग? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, किसकी? इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इटालियन रिपब्लिकन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या नाम रायसीना डायलॉग हैं, इनकी जो रायसीना डायलॉग जो हो रहा है भारत में, उसका
उसके जो चीफ गेस्ट और साथ में कीनोट स्पीकर हैं, आप देखते हैं इनका ये फोटो है जॉर्जिया मेलोनी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया और 3 दिवसीय संसद के मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थे। ठीक है, ये कौन है? ये चीफ गेस्ट है इसकी। आपको बता दें, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडियाज लीडरशिप इन G20 एंड द रायसीना डायलॉग टुगेदर कैन सेंड मैसेज ऑफ कॉरपोरेशन एंड पीस। मतलब इन्होंने ये कहा कि भारत जो G20 का नेतृत्व कर रहा है, साथ ही रायसीना डायलॉग का भी नेतृत्व कर रहा है, इससे क्या है, शांति और सहयोग का संदेश जा रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है ASI द्वारा किस राज्य में 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप या कहते हैं मठ की खोज की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उड़ीसा के अंदर। जी हाँ, उड़ीसा के अंदर इसकी खोज की गई है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। जय हिंद।